डियर स्टूडेंट, अभी देखिए आपके एग्जाम चल रहे हैं और इसमें आपके कुछ पेपर हो चुके हैं, लेकिन बॉटनी का अभी आपका फर्स्ट पेपर होने जा रहा है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए उसी फर्स्ट पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक प्रीवियस कई ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं और जिनके आने के चांसेस भी हैं। तो अपन बॉटनी का जो पेपर फर्स्ट है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, आज उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे जिनका वेटेज है, एग्जाम में आने का चांसेस हैं, जो 5 मार्क्स में और 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आज आपके लिए लाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में समझना। देखिएगा, सबसे फर्स्ट अपन यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं कि यूनिट फर्स्ट में वो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो 5 मार्क्स में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ससंजन तनाव सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, ससंजन तनाव सिद्धांत जल के अणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो फोर्स लगता है उसको समझाने के लिए दिया गया था। तो सिद्धांत अपने को बताना है। इसी प्रकार खनिज पदार्थों के परिवहन से संबंधित एक परिकल्पना होती है जिसे मुंच हाइपोथेसिस या मंच परिकल्पना कहते हैं, उसके बारे में शॉर्ट नोट बताना है अपने को। साथ ही अपन बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की, तो वहां लिखा हुआ है विसरण दाब न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होती है। आपको पता है, आपने क्लासरूम में पढ़ा है कि जल की जो मांग होती है, डिमांड ऑफ वाटर, उसी को हम क्या कहते हैं, डीपीडी। तो यहां पर थर्ड क्वेश्चन में अपने को बताना है कि विसरण दाब न्यूनता यानी डीपीडी क्या होती है। नेक्स्ट अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में है कि रंध्र गति की स्टार्च शर्करा परिकल्पना को समझाइए। यानी स्टार्च और शुगर का इंटरचेंज होने से स्टोमेटा कैसे ओपन होता है या क्लोज होता है, वो हमें हाइपोथेसिस की बतानी है। नेक्स्ट है, किन्हीं भी 3 सूक्ष्म तत्वों की पादप जीवन में भूमिका बताइए। तो देखो, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट अपन ने पढ़े हैं, FeCu, MnZn, MoCO, BNi और CHON, PKS, MgCa। तो इसमें से वो तत्व जो ज्यादा मात्रा में चाहिए उन्हें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट या गुरु पोषक तत्व कहते हैं, जबकि वो तत्व जो कम मात्रा में चाहिए उन्हें क्या कहा जाता है, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो यहां अपने को माइक्रो न्यूट्रिएंट में कोई भी 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट के फंक्शन बताने हैं। नेक्स्ट है, रसारोहण का सबसे मान्य सिद्धांत समझाइए। एसेंट ऑफ शेप यानी रसारोहण को बताने के लिए कई सारे सिद्धांत दिए थे, उसी में डिक्सन जोली ने भी एक सिद्धांत दिया था। यहां पर हम उस सिद्धांत के बारे में समझाएंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के हार्मोन नियंत्रण सिद्धांत को समझाना है। इसके पहले शर्करा वाला सिद्धांत था, यहां पर हार्मोन नियंत्रण सिद्धांत बताना है। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है, केवल हार्मोन नियंत्रण सिद्धांत। नेक्स्ट है, सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, जहां पर जल अवशोषण करने के दौरान एटीपी खर्च होता है वहां हम बोलते हैं कि सक्रिय प्रकार से जल का अवशोषण हो रहा है, और जहां एटीपी खर्च नहीं होते वहां पर हम कहते हैं निष्क्रिय जल अवशोषण हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में अपन सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण पर टिप्पणी लिखेंगे। नेक्स्ट है, प्लाज्मोलाइसिस या जीवद्रव्य कुंचन पर टिप्पणी लिखनी है। जब कोशिका को हम अति परासारी विलयन में रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो कोशिका के अंदर से जल के अणु निकलकर बाहर चले जाते हैं, जीवद्रव्य संकुचित होकर कोशिका के सेंटर में आ जाता है, जिस बात को क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस, उसके बारे में अपने को यहां बताना है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम का पौधों पर क्या महत्व होता है, क्या प्रभाव पड़ना है, ये सारी बातें अपने को बतानी है कि अलग अलग पोषक तत्वों का पौधों में क्या रोल है, और वो पोषक तत्व अगर कम मिलता है तो पौधे पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट सेकंड की। अभी अपन ने यूनिट फर्स्ट की बात की जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो कि 5 मार्क्स में आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों यूनिट सेकंड की, जहां से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए लाए हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। पहला क्वेश्चन है
कि फोटो रेस्पिरेशन यानी प्रकाशीय श्वसन और सिर्फ श्वसन यानी रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली श्वसन की क्रिया जिसे प्रकाश श्वसन कहते हैं, और नॉर्मल रेस्पिरेशन जहां O2 CO2 का एक्सचेंज होता है, उस प्रोसीजर में डिफरेंस अपने को बताना है। कम से कम 7 से 10 डिफरेंस अपने को बताने हैं दोनों के अंदर। ओके, नेक्स्ट है इमर्सन प्रभाव से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में बताना है। सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का प्रकाश संश्लेषण में क्या योगदान होता है। देखो, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में बेटा आप जानते हैं एक तो होता है मुख्य वर्णक जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। इसके अलावा कैरोटीनोइड, फाइकोबिलिन्स जैसे सहायक वर्णक भी होते हैं जो उन प्रकाश की किरणों का अवशोषण करते हैं जिसको मुख्य वर्णक अवशोषित नहीं कर पाया। इस क्वेश्चन में अपने को केवल उन्हीं सहायक वर्णकों के बारे में बताना है। एक तो ये क्वेश्चन इमर्सन प्रभाव और एक ये क्वेश्चन रेड ड्रॉप इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हाफ मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं और 5 मार्क्स में भी। यहां पर रेड ड्रॉप इफेक्ट के साथ पूछा है कि C4 पौधों की क्या विशेषता होती है। हम सब जानते हैं C4 पौधों में क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है, जहां पर वेस्कुलर बंडल के बाहर की तरफ गोलाकार कोशिकाएं होती जिन्हें क्रेंज कोशिकाएं कहते हैं। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट यानी द्विरूपी हरित लवक भी पाया जाता है। तो यहां अपने को वही बताना है कि C4 प्लांट में क्या क्या क्वालिटी होती है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरोटीनोइड की पौधों में क्या भूमिका है। ओके, नेक्स्ट बात कर दें, ये चक्रीय अचक्रीय क्रेंज एनाटोमी पर टिप्पणी लिखो। नेक्स्ट क्या है, चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के बारे में बताना है, यानी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में डिफरेंस बताना है। आप जानते हो चक्रीय में जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं लास्ट में अलग अलग रिसेप्टर से होते वापस उसी वर्णक तंत्र पर चले जाते हैं, उसी पिगमेंट सिस्टम पे पहुंच जाते हैं। जबकि नॉन साइक्लिक यानी अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में जिस पिगमेंट सिस्टम से निकलेंगे, मान लो पिगमेंट सिस्टम सेकंड से निकले तो बाद में अलग अलग इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होते हुए वापस नहीं लौट कर आते, इसीलिए उसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो यहां अपने को उन दोनों में डिफरेंस बताने हैं। नेक्स्ट है केल्विन चक्र और हेस्लेक चक्र में अंतर बताना है। C3 C4 साइकिल भी हम उसे कह सकते हैं, उनमें डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है CAM पादपों पर टिप्पणी लिखो। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल, जिसे CAM साइकिल कहते हैं, जिसमें क्रेसुलेसी कुल के पादपों में डिस्कवर हुआ था, इसके बारे में अपने को बताना है, पूरा साइकिल बनाते हुए समझाना है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषी वर्णकों पर टिप्पणी लिखो। अब देखो बेटा, यहां वर्णक आया है ना, तो मुख्य वर्णक और सहायक वर्णक दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट यूनिट 3 पर आते हैं। 2 यूनिट हो चुकी है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम यूनिट 3 की बात कर रहे हैं, जहां पहला ही क्वेश्चन है कि फर्मेंटेशन या किण्वन क्या होता है। किण्वन के बारे में हमें टिप्पणी बतानी है। टिप्पणी बतानी है मतलब किण्वन के प्रकार भी यहां बताएंगे अपन। किण्वन आप जानते हो फर्मेंटेशन का प्रोसीजर, जिसमें हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लाइकोलाइसिस का पाइरुविक एसिड है वो या तो किसी अदर टाइप के ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे लैक्टिक अम्ल किण्वन, एसिटिक अम्ल किण्वन, ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन, एल्कोहलिक किण्वन। तो यहां हमें वो सभी किण्वन के प्रकार यानी फर्मेंटेशन के टाइप डिस्कस करनी है। नेक्स्ट है एंजाइम की क्रिया विधि को समझाइए। आपने पढ़ा है कि एंजाइम जब सबस्ट्रेट से क्रिया करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसके दौरान एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी हो जाती है। इस तरीके से आप पढ़ते हो, यहां से यहां तक की एनर्जी को, जो क्रिया कारक है अपने पास सबस्ट्रेट है A एंड B, इससे प्रोडक्ट बनेगा AB। इसके दौरान इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जिसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जब एंजाइम आते हैं तो उसकी एनर्जी के लेवल को क्या कर देते हैं, कम, जिससे प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनना स्टार्ट हो जाता है। यहां पर हमें वही मैकेनिज्म बताना है। नेक्स्ट है ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखना है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन में अंतर लिखना है।
फिर है कि एंजाइमों की विशेषताओं को लिखिए। एंजाइमों का आकार कोलाइडी आकार के होते हैं, उनमें सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, एंजाइमों में विशिष्टता पाई जाती है। ऐसे कई सारे लक्षण आपको बताएं, विशेषता बताई है, वो अपने को यहां लिखना है। नेक्स्ट है श्वसन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए, और श्वसन की क्रिया को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्टेड करते हैं, उन कारकों के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है आरक्यू, यानी श्वसन गुणांक क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि आरक्यू का मतलब क्या होता है। आरक्यू रेस्पिरेटरी कांस्टेंट, तो CO2 और O2 के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी संख्या या उनके अंदर जो अंतर है CO2 O2 का अनुपात, वो क्या कहलाता है, श्वसन गुणांक, रेस्पिरेटरी कांस्टेंट। श्वसन में मुक्त हुए CO2 अणुओं की संख्या और श्वसन में प्रयुक्त O2 अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं हम, आरक्यू। और यहां पर आरक्यू के बारे में बताते हुए किसका आरक्यू बताना है अपने को, वसा का, फेट के लिए आरक्यू का मान भी बताना है कितना होता है। ओके, नेक्स्ट है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, इसे HMP पाथवे कहते हैं, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है ग्लाइऑक्सिलेट पथ पर टिप्पणी बतानी है, शॉर्ट नोट। एम्बडेन मेयरहोफ पार्नस ने जो बताया था EMP पाथवे, थोड़ा सा ध्यान रखना, EPM कहो EMP कहो एक ही बात है। EMP पाथवे पर टिप्पणी लिखिए, ठीक। उसके बाद है क्रेब्स चक्र का वर्णन कीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ठीक है ना, तो ये ध्यान से अपने को पढ़ना है। नेक्स्ट है C4 और CAM चक्र में अंतर बताना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। कई बार बेटा C3 C4 में आ जाता है, कई बार C4 CAM में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। आपको सब लिखा रखें, बस एक बार आपको रिवाइज करना है ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 से जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है वसा का अल्फा ऑक्सीकरण क्या है, बीटा ऑक्सीकरण क्या है, वसीय अम्लों का निर्माण कैसे होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है। बेटा ये कुछ 3-4 क्वेश्चन ही है जो हर बार रिपीट होकर आते हैं, वैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं। पहला क्वेश्चन है कि वसा के भौतिक और रासायनिक गुणों की विवेचना कीजिए, यानी वसा में कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं, कौन से रासायनिक गुण होते हैं, उनके बारे में शॉर्ट नोट बताना है। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा था बीटा ऑक्सीकरण, ये बीटा ऑक्सीकरण बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अल्फा या बीटा ऑक्सीकरण पर क्वेश्चन आ जाता है। तो वसा के बीटा ऑक्सीकरण के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। हमारे दैनिक जीवन में लिपिड या वसा का क्या महत्व है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो लिपिड से बनी हुई है, चाहे वो हमारी बॉडी में हो, प्लांट बॉडी में हो, या जिनको हम कंज्यूम करते हैं, उन सब के बारे में यहां बताना है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में बताना है। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को जब नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में स्टोर कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यही क्रिया जब सूक्ष्म जीव करते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया या दूसरे अदर बैक्टीरिया, तो सूक्ष्म जीवों से सहायता से जो स्थिरीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहां हम उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखेंगे, और संतृप्त वसीय अम्लों पर भी टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 5 से कि क्या एब्सिसिक अम्ल एक प्रसुप्ति वृद्धि कारक है, यानी ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है ABA। हाँ, हम जानते हैं कि ABA हार्मोन ग्रोथ को इनहिबिट करता है। पत्तियों का झड़ना, शाखाओं का टूटना, ये सब किससे होता है, इसी ABA के द्वारा। तो एब्सिसिक एसिड हार्मोन एक वृद्धि निरोधक हार्मोन है, प्रसुप्ति वृद्धि कारक है, डोरमेंसी को इंड्यूस करना है, इसके बारे में अपने को समझाना है। नेक्स्ट है इथाइलिन हार्मोन की विवेचना कीजिए। हम सब जानते हैं इथाइलिन एक गैसीय PGR है और फलों को पकाने में मेनली इसकी भूमिका होती है। तो हम यहां पर उसके बारे में, चाहे उसकी डिस्कवरी हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसके फिजियोलॉजिकल एप्लीकेशन हो, सब अपने को बताने हैं यहां शॉर्ट नोट में। नेक्स्ट है एजिंग या जीर्णता का वर्णन कीजिए। आपको पता है वायवीय भागों में भी जीर्णता पाई जाती है,
आधारीय भागों से भी जीर्णता स्टार्ट होती है। तो पौधे में जीर्णता के लक्षण क्या होते हैं, जीर्णता कैसे आती है, कितने प्रकार की होती है, वो बताना है। नेक्स्ट है कि साइटोकाइनिन के कार्यकीय प्रभाव बताइए। आप बताते हो, जानते हो कि साइटोकाइनिन हार्मोन साइटोकाइनेसिस से रिलेटेड है, यानी कोशिका द्रव्य विभाजन या कोशिका विभाजन से संबंधित है और पौधों की ग्रोथ कराने में इसका काफी ज्यादा रोल होता है। नेक्स्ट है प्रसुप्तावस्था यानी डोरमेंसी पर शॉर्ट नोट लिखना है। ओके, नेक्स्ट है पौधे की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कार्यों का बारे में बताइए, मतलब वो कौन से कारक हैं, कार्यों की जगह आप कारक ध्यान रखना, वो कौन से कारक हैं जो कि पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में बताना है। फाइटोक्रोम कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा है, पीआर पीएफआर, ठीक है ना। वो फाइटोक्रोम क्या होते हैं, फाइटोक्रोम कितने प्रकार के होते हैं, उन सब के बारे में अपने को लिखना है। नेक्स्ट है कृषि में ऑक्सीन हार्मोन की क्या भूमिका होती। ऑक्सीन वृद्धि को बढ़ाने में मदद करता है, अनिषेक फलन में मदद करता है, तो यहां ऑक्सीन की भूमिका बतानी है। और फिर है जिब्रेलिन पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां तक बेटा अभी तक हम पढ़ते आ चुके हैं कि 5 मार्क्स में वो कौन से क्वेश्चन हैं जिनका इंपॉर्टेंस ही एग्जाम में आने की। अब हम बात करने जा रहे हैं उन क्वेश्चनों की जो 10 मार्क्स में आ सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन है कि रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि समझाइए। देखो 5 मार्क्स में भी आया था, 10 मार्क्स में भी आया, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोमेटा का खुलना और बंद होना। यहां पर हमने जितने भी सिद्धांत पढ़े हैं स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने की, वो सभी लिखने हैं। नेक्स्ट है हेस-स्लेक चक्र का वर्णन करें। क्रेब्स चक्र का उपापचयी क्रियाओं का केंद्र है, अपने विचार स्पष्ट करें। ये 5 मार्क्स 10 मार्क्स दोनों में इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी हेस-स्लेक चक्र भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही क्रेब्स चक्र भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यही देखो ग्लाइओक्सिलेट चक्र उधर 5 नंबर में भी आया हुआ था और ग्लाइओक्सिलेट चक्र 10 नंबर के अंदर भी यहां दे रखा है कि ग्लाइओक्सिलेट चक्र क्या है, इसके विभिन्न चरणों को विस्तार से समझाइए। नेक्स्ट है पादप में ऑक्सीन के कार्यों की विवेचना कीजिए, यानी ऑक्सीन के केवल कार्यकीय प्रभाव जितने भी हैं वो सारे कार्यकीय प्रभाव अपने को यहां एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, फोटो पीरियोडिसिटी या दीप्तिकालिता क्या है या प्रकाश कालिता क्या है, उसके बारे में बताना है। तो आप जानते हो कि दिन और रात की अवधियों का पौधे की वृद्धि पर जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव को ही क्या कहते हैं बेटा, दीप्तिकालिता या फोटो पीरियोडिज्म। अब दीप्तिकालिता के आधार पर हम जानते हैं एलडीपी, एसडीपी, डीएनपी ऐसे प्लांट होते हैं। दीर्घ दीप्तिकाली पादप, लघु दीप्तिकाली पादप, दीप्ति उदासीन पादप, वो सब कुछ अपने को यहां बताना है। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो रेस्पिरेशन यानी प्रकाश श्वसन क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, उन कारकों को कारण से ही समझाना है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है ये याम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ईटीएस की बात करेंगे, जिसके द्वारा NADPH2 और FADH2 को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, ATP में। तो हम यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला की बात करेंगे ईटीएस की, और उसका डायग्राम बनाते हुए पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। फिर आ गया वसी अम्लों के संश्लेषण के बारे में समझाना है। नेक्स्ट है CAM साइकिल यानी क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल क्या होता है, उसके बारे में डिटेल बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइमों की सक्रियता पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, वो सारे कारक अपने को बताने की एंजाइम की क्रियाविधि पर क्या क्या चीजें हैं जिसे क्रिया कारक की सांद्रता है उसका प्रभाव पड़ता है ना, तो वो कारकों के बारे में समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एब्सिसिक एसिड का बायोसिंथेसिस कैसे होता है, फिजियोलॉजिकल एप्लीकेशन उसके क्या है, कार्यकीय प्रभाव, वो सब लिखना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण की केवल प्रकाशीय अभिक्रिया यानी केवल लाइट रिएक्शन लिखनी है, जिसमें जल का प्रकाशीय अपघटन आता है
और चक्रीय अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण आता है। लास्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम की क्रिया विधि को समझाइए, एंजाइमों के मैकेनिज्म को समझाइए। ओके, तो इस तरीके से बेटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वैसे बेटा जो भी हम साल भर पढ़ते हैं सभी इंपॉर्टेंट है, उनमें से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपके टाइम को और वैल्यूबल बनाया जा सके, एग्जाम में आप अपना बेस्ट दे सके। तो अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।